नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज में देख रहे होंगे लोकस्ट स्वार्म के टाइटल पे न्यूज बहुत आ रही है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, किसानों के बारे में भी इसको बहुत कुछ रिलेट किया जा रहा है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने इंडिया को बर्बाद करने के लिए कोरोना वायरस भेजा है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने आतंकवादी बना के लोकस्ट को भेजा है। तो चलिए देखते हैं ये पूरी बात क्या है, लोकस्ट क्या है, लोकस्ट स्वार्म क्या है, ये पूरी बात देखते हैं डिटेल में। दोस्तों लोकस्ट मतलब एक ग्रीन हॉपर की तरह दिखने वाला कीड़ा होता है और स्वार्म मतलब बहुत बड़ा झुंड। तो जब कोई कहता है कि लोकस्ट स्वार्म तो उसका मतलब ये होता है कि ग्रीन हॉपर की तरह दिखने वाला ये जो कीड़ा है उनका बहुत बड़ा झुंड। दोस्तों इनका नाम लोकस्ट है लेकिन ये देते बहुत हाई कस्ट है, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी में एक ही काम करते हैं। ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जो किसानों की खेत में फसल है उसको पूरा खा जाते हैं। किसानों की खेत में जो घास है उसको पूरा खा जाता है। और मैं खुद एक किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं पर्सनली इन कीड़ों की गैंग को हरामी गैंग कहता हूं। दोस्तों एक एक्चुअल ग्रास हॉपर में और लोकस्ट में फर्क ये है कि लोकस्ट का बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है और उसके बाद वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे माइग्रेट कर सकता है। ग्रास हॉपर ये नहीं कर सकता। इन कीड़ों की पीछे वाली टांगे बहुत लंबी होती है जो इनको मदद करती है उड़ान लेने में या फिर जंप करने में। दोस्तों ये कीड़े मोस्टली ग्रीन वेजिटेशन खाते हैं। इनके रास्ते में जो भी हरी वनस्पति आते हैं ये सबको खा जाते हैं, चाहे वो खेत की फसल हो या फिर घास हो या फिर जो शिप होती है उसकी पीठ पे जो वुल होता है ये उसको तक खा जाती है। इतना ही नहीं, जो घोड़े को हम पट्टे लगाते हैं चमड़े के ये उसको तक खा जाती है। पेड़ की सूखी लकड़ी होती है उसको खा जाती है। जो खेत में काम करने के लिए टूल्स होते हैं जैसे कुल्हाड़ी वगैरह हो, उसके जो डंडे होते हैं ये उसको तक खा जाती है। मतलब मान लो जैसे कोई इंसान अभी अभी गांजा फूंक के बैठा है, उसको बहुत भूख लगी है, तो उसके बाद उसके खाने का बिहेवियर कैसे होता है, उसके सामने जो भी खाना आता है और जितना भी आता है वो पूरा खा जाता है। बस ये टिड्डी उसी का लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल है। अपनी पूरी जिंदगी भर ये वही काम करती है। अंडे से बाहर आने के बाद एक टिड्डी को अडल्ट होने में मतलब पंखों के बल पे उड़ने के काबिल बनने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। अब दोस्तों जो बहुत यंग कीड़े होते हैं या फिर यंग टिड्डियां होती है वो उड़ नहीं सकती, तो उनको हॉपर्स कहा जाता है। ये नेचुरली अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब कोई गर्मी का सीजन बहुत लंबा खींच जाता है तब उस वक्त ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं। देखो दोस्तों एक जो मादा टिड्डी होती है वो 30 से 100 अंडे देती है। जब वो अंडे देती है तब से लेकर वो अपने पंखों पे उड़ने के काबिल होने तक 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। लेकिन जब गर्मी का सीजन होता है और जमीन में नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मॉइस्चर होता है तब ये पीरियड बहुत कम हो जाता है, मतलब ये जल्दी जल्दी पैदा हो जाता है। अब जब इनकी तादाद बढ़ गई है तो जाहिर है कि एक पौधे पे ज्यादा टिड्डियां जाके बैठेंगी खाने। तो जब ये लोग पौधे खाते हैं या फिर ग्रास खाते हैं तो उसमें उस पर्टिकुलर प्लांट पे या उस पर्टिकुलर रीजन में इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब एरिया वही रहता है, टिड्डियों की संख्या ज्यादा बढ़ती है। अब ये क्या होता है कि खाते खाते इनके जो पीछे के पैर है वो एक दूसरे को लग जाते हैं। अब इनकी खासियत ये है कि जब इनके पीछे के पैर एक दूसरे को टच करते हैं, उस टचिंग की वजह से, उस टिकलिंग की वजह से इनकी बॉडी में सीरोटोनिन रिलीज होता है। सीरोटोनिन एक हैप्पी केमिकल है जो हमारे भी बॉडी में जब रिलीज होता है तो हम हॉर्नी फील करते हैं। तो ये भी हॉर्नी फील करते हैं, जाहिर है। जब हॉर्नी फील करते हैं तो मादाएं उत्तेजित हो जाते हैं, नर उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा धूम मचाते हैं और बहुत पैदा हो जाते हैं। बहुत मतलब हद से बाहर पैदा हो जाता है और ऐसे ही इनका जो नंबर है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। अब देखते हैं दोस्तों ये माइग्रेट कैसे करते हैं या फिर इनका जो स्थलांतर है वो कैसे होता है। देखो ये पूरी जिंदगी सिर्फ घास पे पलते हैं, राइट। मान लो यहाँ की जो पूरी घास है इन्होंने खा ली, पूरी जो वेजिटेशन है ये इन्होंने खा ली। अब नई जगह जाने के लिए इनको जब नई घास का स्मेल आता है तो वो उस डायरेक्शन में जाता है, राइट। अब उधर जाने के लिए इनको ये होता है कि कम मेहनत करें, तो इसलिए जिस दिशा में हवा बहती है ये उसी दिशा में जाते हैं ताकि वर्क कम लगे। अब हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बहने लगती है, और कम प्रेशर मतलब जहां पे बारिश ज्यादा है, जहां पे मिट्टी में ह्यूमिडिटी या फिर वाटर कंटेंट ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है, तो ये सूखे एरिया से ग्रीन एरिया तक चले जाता है। अब नॉर्मली ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में ये देखा गया है कि जैसे 1954 में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से लेकर ब्रिटिश आइल्स तक और 19
1988 में वेस्ट अफ्रीका से लेके कैरेबियन तक, ये दोनों लगभग 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस है, ये इन टिड्डियों ने 10 दिन में कवर किए थे। मतलब हर दिन 500 किलोमीटर के आसपास। अब देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक जो टिड्डी है नॉर्मली एक दिन में उतना खाना खाती है जितना उसके बॉडी का वेट है, जो है लगभग 2 ग्राम के आसपास। मान लो अगर आप टिड्डी हो और आपका वजन 30 किलो है, तो आप एक दिन में 30 किलो खाना खा लोगे। तो प्रॉब्लम ये है यार कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर इतने एरिया में लगभग 4 से 8 करोड़ टिड्डियां होती है, जो लोकस्ट स्वॉर्म होता है उसमें। और ये टिड्डियां उतना खाना खाती है जितना खाना 35,000 लोग एक बार में खाते हैं। और कभी कभी ये स्वॉर्म 1 किलोमीटर नहीं, सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होता है। 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई स्वॉर्म फैला हुआ है तो वो 35 लाख लोगों का खाना खा जाता है। जब ये टिड्डियों का झुंड, ये स्वॉर्म खेतों में जाता है तो पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। तो किसान जो पूरी साल भर मेहनत करता है उसको रिटर्न 0 मिलता है। ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये ईरान, यमन, अफ्रीका का जो हॉर्न है वो एरिया में जितनी कंट्रीज आती है, ये लगभग सभी के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस है। अब देखते हैं दोस्तों ये जो इत्ते से दिखने वाले कीड़े हैं वो अफ्रीका से इंडिया तक आए कैसे। 2017 में अफ्रीका में एक बहुत बड़ा ड्रॉट हुआ था, मतलब पानी की कमी, मराठी मध्ये पाण्याचा दुष्काळ। 2018 में वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, उसकी वजह से फ्लड्स आ गए। ग्राउंड का टेम्परेचर है वो एकदम हाई से एकदम लो पे चला गया। अब ग्राउंड के नीचे जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर का प्रमाण बढ़ गया, मॉइस्चर का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये बहुत अनुकूल या फिर बहुत फिजिबल कंडीशन होती है टिड्डियों को अंडे डालने के लिए। तो उन्होंने अंडे डाल दिए, टिड्डियां बहुत ज्यादा पैदा हो गई। 2019 के शुरू में ये टिड्डियों के झुंड धीरे धीरे बढ़ते गए और बढ़ने के बाद हवा के रुख का साथ लेते हुए और ग्रीनरी के जो सीजन्स है उनको साथ लेते हुए ये अफ्रीका से उड़े, वहां से गए यमन से उड़े, वहां से गए ईरान से उड़े, वहां से गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अभी जो अम्फान साइक्लोन आया था उसका, और जो अपना मानसून के जो एयर स्ट्रीम्स होते हैं उनके सहारे ये धीरे धीरे इंडिया तक पहुंच गया। और 10 दिन पहले ये राजस्थान में आके पहुंचा है। पिछले 10 दिनों में इसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन 5 जगहों पे बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा खेतों का नुकसान ये ऑलरेडी कर चुका है। और दोस्तों जब ये अफ्रीका से निकले और इंडिया तक आए तो आते आते रास्ते में ये पैदा होते गए, बढ़ते गए और इतने बड़े कि जब तक ये इंडिया तक आके पहुंचे तो पिछले 25 साल में ये इतनी बड़ी तादाद में इंडिया तक कभी नहीं पहुंचे थे। अब दोस्तों ये जो लोकस्ट स्वार्म का जो प्रॉब्लम है, इस पे परमानेंट या फिर टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे ट्राई किए गए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, लेकिन हर सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन था कि पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो, लेकिन उससे होता यह है कि पूरे एरिया पे पेस्टिसाइड स्प्रे करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सिर्फ रात को एक जगह बैठते हैं जैसे किसी पेड़ पे वगैरह, तो रात को पेस्टिसाइड स्प्रे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरी चीज, अगर पेस्टिसाइड स्प्रे कर भी दिए तो ये मान लो अगर मर भी गए तो इसके बाद वो पेस्टिसाइड वहीं पे रह जाते हैं, तो इसकी वजह से उस पूरे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो वहां पे कोई केमिकल उस इकोसिस्टम में ऐसे घुल जाए जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस सालों बाद उस इकोसिस्टम को झेलने पड़े। इसलिए पेस्टिसाइड स्प्रे करना उतना एफिशिएंट फॉर्म नहीं है। दोस्तों एक और थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका है, पाकिस्तान में जो चिकन्स है उनको ये टिड्डियां खिलाई जा रही, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो टिड्डियां हैं उनको पकड़ के चिकन्स को खिलाना, ये तो ऐसे हो गया जैसे समुंदर का पानी लहरों से आ रहा है, उसको हम पोछे से पीछे अंदर ढकेल रहे हैं। ये बहुत ह्यूमंगस टास्क है, पता नहीं कितना काम करेगा, बहुत कम एफिशिएंट तरीका है ये। अब एक और तरीका है इन पे काबू पाने का, वो है कि इन पे लेजर मारा जाए या फिर इनको जलाया जाए। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है कि उस पूरे एरिया को जलाना या फिर वहां पे लेजर मारना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। दोस्तों ये जो टिड्डियों का झुंड है ये नॉइज से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब तक का सबसे एफिशिएंट यही तरीका है कि जब भी ऐसे पता चले कि टिड्डियों का कोई झुंड उड़ के आ रहा है तो वहीं पे अगर कुछ बड़ा नॉइज क्रिएट किया जाए तो वो टिड्डियां वहां पे, मतलब उसके आसपास कई किलोमीटर तक नहीं बैठती। और दोस्तों बहुत पुराने समय में जब नॉर्थ अमेरिका में ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, नॉर्थ अमेरिका अभी सिर्फ इकलौता ऐसी जगह है जहां पे ये हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो डेजर्ट लोकस्ट है वो। तो नॉर्थ अमेरिका में हुआ कि बहुत ज्यादा
प्लगिंग करने की वजह से, प्लगिंग मतलब क्या होता है कि जो खेत में हम नांगर जमीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो जमीन में जो उनके 10 से 15 सेंटीमीटर तक नीचे ए वाले हिस्से में जो उनके अंडे होते हैं वो फूट जाते हैं उससे। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन अगेन इसमें भी वही दिक्कत आती है, एरिया इतना बड़ा ये ऑक्युपाई कर लेते हैं कि ये भी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरी जमीन को वहां पे खोद दिया जाए। दोस्तों अब एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को नजर आ गया हो, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, जब टिड्डियों का इंटरकोर्स होता है तो उसमें जो फेरोमोन्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो, और उसके साथ जो उनके जो पंखों पे स्केल्स होती है, मतलब जो रस्ट वाला पार्ट निकल जाता है, उन दोनों को मिला के एक अलग एयर का क्लाउड फॉर्म होता है। और उस एयर क्लाउड में अनदर केमिकल जैसे कि फेनॉल, ये रिलीज तब होता है जब वो प्लांट को कुतड़ के खाते हैं। अगर ये फेनॉल और ये जो फेरोमोन्स और उनके हार्मोन्स है, ये अगर मिक्स हो गए तो ये एलर्जेंट की तरह काम कर सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन तैयार कर सकते हैं उनके खिलाफ जो अस्थमा के लिए ससेप्टिबल है। मतलब जिनको ऑलरेडी थोड़ी ब्रीदिंग की इश्यू है या फिर थोड़ा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है टिड्डियों का झुंड वहां से गुजरना या फिर वहां पे आके बैठना। अब दोस्तों दुनिया में कोरोना वायरस की भी महामारी चल रही है जो भी सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है। मान लो अगर गलती से ये वाले जो जीव है, ये जो टिड्डियां हैं, अगर ये एक मोड बन गई कोरोना वायरस को फैलाने का, तो जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं भी है उन पे ये दुगना हमला हो जाएगा, कोरोना वायरस और ये लोकस्ट का। तो हमें इस पे सॉल्यूशन निकालने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दोनों हैं, कोरोना वायरस और लोकस्ट स्वॉर्म, ये दोनों चीज़ें सीधे सीधे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती हैं। और अगर गलती से ऐसा हुआ कि ये भी कोरोना वायरस को स्प्रेड करने में क्रेडिट कर जाती है तो फिर बहुत 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 ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी बढ़त हुई है इस एपिसोड की वजह से, तो इस एपिसोड को लाइक कर देना। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर जिनको भी आप जानते हो सबके साथ शेयर कर दो। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँ। मिलते अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखो।